जुआन और उसके साथी कीड़ों, एलियन या जॉर्ग के घेरे को सफलतापूर्वक पार कर चुके थे। अन्य बचे हुए लोग मे फ्लावर शिविर में सेना से जुड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वो अब अपनी बेटी की तलाश में जाने के कारण उनके साथ नहीं जा सकता था। वो फिर से फवादी के घर वाले इलाके में लौटा तो देखा कि वहां कुछ लोग पहरा दे रहे थे। शायद उन्होंने भी कीड़ों के बारे में जान लिया था। जुआन के फवादी के घर पहुंचते ही सभी बेसब्री से उसे दिखाने के लिए कहने लगे। सोफे के पास जाकर जुआन की आंखें हैरानी से फैल गईं। जिस बेटी को वो तलाश रहा था वो उसकी पत्नी की गोद में सोई हुई थी। वो कांपते हाथ से बेटी के चेहरे को छूता है और पत्नी से पूछता है कि उसे कैसे मिली। एलेना की आंखों में आंसू थे। उसने बेटी को नहीं ढूंढा था, बल्कि बेटी ने खुद ही उसे ढूंढ लिया था। अब जब सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, फवादी ने सभी को समुद्र के एक द्वीप पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन उनके पास सिर्फ एक कार थी। इतने सारे लोग उसमें नहीं बैठ सकते थे। जब सब परेशान थे, तभी एक पड़ोसी आया। वो असल में फवादी को सेल्फ डिफेंस यूनिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आया था। इस गली के ज्यादातर बचे हुए लोगों ने कीड़ों का सामना करने और अपने घर की रक्षा करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन जब उसने सुना कि फवादी जाने की योजना बना रहा है, तो पड़ोसी ने उदारता से एक पुराना कारवां देने की पेशकश की। बदले में फवादी को ये गैराज प्रतिरोध सेना के अस्थायी ठिकाने के रूप में देना होगा। फवादी को दुख था, लेकिन वो जानता था कि यहाँ रहने का मतलब मौत का इंतजार करना है। आखिरकार उसने ये सौदा मान लिया। अगली सुबह जल्दी जुआन और दूसरों ने सामान पैक किया और 2 अलग-अलग गाड़ियों में बैठकर द्वीप की ओर रवाना हुए। रास्ते में पड़ोसियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन पर क्या बीतने वाली है। फवादी ने पहले से ही रास्ता तय कर लिया था। बंदरगाह पहुंचने के बाद समुद्री रास्ता लेना था। लेकिन जब वे नजदीकी बंदरगाह पर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। जो गहरा समुद्र था वो पूरी तरह सूख चुका था। अनगिनत नावें बर्फीली कीचड़ में फंसी हुई थीं, जैसे कोई फेंके हुए खिलौने हों। एक जमा हुआ मछुआरा अभी भी बैठे हुए की मुद्रा में था और उसके पास की बाल्टी में एक छोटी मछली तैर रही थी। गंजा लूकस का चेहरा सफेद पड़ गया। समुद्र का अचानक सूख जाना एक भयानक सुनामी के आने का संकेत था। सभी ने सोचा कि यह अतिशयोक्ति नहीं है और तुरंत दिशा बदल ली। लगता है द्वीप जाना संभव नहीं है। अब उनके पास एक ही विकल्प बचा था, मे फ्लावर शिविर। सड़क के किनारे अनगिनत छोड़ी गई कारें थीं जो दूर तक लोहे के दानव की तरह फैली हुई थीं। अचानक काले धुएं की एक लकीर ने सबका ध्यान खींचा। नजदीक जाने पर पता चला कि ये एक पलटी हुई कार है। ड्राइवर के हेलमेट पर गोली का साफ निशान था। लगता है ये कीड़ों का काम नहीं था, बल्कि किसी ने अपने ही लोगों पर गोली चला दी थी। लेकिन जुआन के पास अब इस बारे में सोचने का मन नहीं था। उसकी बेटी एना सुरक्षित लौट आई थी, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अजीब था। उसे याद नहीं था कि वो अपनी माँ को कैसे मिली। एलेना ने सोचा कि यह थकान की वजह से है, शायद कुछ देर आराम करने से ठीक हो जाएगी। तभी वे एक बड़े सुपरमार्केट के पास से गुजरे, जिसके अंदर कई लोग दिख रहे थे। पहले की सुनसान सड़कों के मुकाबले ये एकदम अलग नज़ारा था। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जुआन का उत्साहपूर्वक स्वागत करता है। यह आसपास का सबसे बड़ा बचे हुए लोगों का ठिकाना था और गोदाम में सैकड़ों लोगों के लिए कुछ हफ्तों का सामान मौजूद था। एक लंबे समय बाद अच्छे भोजन का आनंद लेने के बाद जुआन ने ढंग से उस लाश का जिक्र किया जो उसने रास्ते में देखी थी। खाने की मेज पर बैठे कुछ लोगों के चेहरे बदल गए। उन्होंने सुना था कि हाल ही में आसपास के इलाके में बदमाश सक्रिय हैं, शायद जेल से भागे कैदी होंगे। जुआन ने यह सुनकर मन ही मन चिंतित हो गया। उसे कुछ अजीब लग रहा था। दूसरी ओर गंजा लूकस कुछ युवाओं के साथ हंसी मजाक कर रहा था। बातचीत के दौरान उत्साहित होकर उसने कुछ मजबूत शराब लाने का फैसला किया। आधे से ज्यादा सुपरमार्केट घूमने के बाद लूकस को आखिरकार उसकी पसंदीदा शराब मिल गई। वो कुछ घूंट लेने ही वाला था कि सुपरमार्केट के पिछले दरवाजे से आवाज आई। उसकी भौहें तन गईं। अगली सुबह जल्दी शोरगुल से जुआन की नींद खुल गई। वो भीड़ के साथ सुपरमार्केट के मुख्य दरवाजे की ओर भागा। सभी लोग उत्तेजित होकर आसमान की ओर देख रहे थे। कई दिनों से चल रही जानलेवा बर्फबारी आखिरकार रुक गई थी। लंबे समय बाद धूप बादलों को चीरते हुए सफेद बर्फ पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। आशे सबसे पहले सुपरमार्केट के दरवाजे से बाहर निकला, ताज़ी हवा में गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए सबकी ओर मुड़ा। सभी उत्तेजित होकर सुपरमार्केट से बाहर निकल आए और खुशी के नारे आसमान में गूंजने लगे। केवल फवादी सतर्क था। उसने कंपास निकाला तो देखा कि सुई पूरी तरह उलट गई है। जाहिर है आपदा अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी एलेना ने याद दिलाया, क्या तुमने लूकास को देखा है? जुआन और दूसरे तुरंत सुपरमार्केट में ढूंढने दौड़े, लेकिन खाली शराब की बोतल के अलावा कुछ नहीं मिला। अचानक एक कार सुपरमार्केट के सामने रुकी और 3 पूरी तरह सशस्त्र मुखौटा पहने लोग कूदे।
बिना कोई चेतावनी दिए उन्होंने बचे हुए लोगों पर हमला कर दिया। जब जुआन आवाज सुनकर पहुंचा तो पूरा चौक अफरा तफरी में था। बचे हुए लोग बिना सिर पैर के इधर उधर भाग रहे थे। इलेना ने कांपते हुए जुआन को बताया कि बेटी ऐना अभी बाहर खेल रही थी। जुआन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे एहसास हुआ कि ये तीनों पागल उसकी बेटी के लिए खतरा हो सकते हैं। वो तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो गया। कुछ ही गोलियों से 2 हमलावरों को ढेर कर दिया। बाकी का एक गायब हो चुका था। जुआन एक हमलावर के शव के पास गया और मुखौटा हटाया। वो एक थकी हुई मध्यम आयु वर्ग की महिला थी और उसके गले में एक बच्चे का लॉकेट था। जुआन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक मां निर्दोष लोगों पर हमला क्यों करेगी? तभी दूर से ट्रक के इंजन की आवाज आई। कुछ सैनिकों से भरी सेना की गाड़ियां सुपरमार्केट के सामने आकर रुकीं और पूरी रात गायब रहा लूकास उनमें से एक गाड़ी पर सवार था। अगले ही पल सभी बचे हुए लोग गाड़ियों में बैठकर सेना के साथ मेफ्लावर शिविर के लिए रवाना हो गए। जुआन लूकास से पिछली रात की घटना के बारे में पूछने के लिए उत्सुक था। लूकास ने सिर हिलाया और कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। उसने कुछ घूंट शराब के पी थी और फिर कुछ याद नहीं रहा। बाद में सड़क किनारे सैनिकों ने उसे जगाया। पता चला कि वे मेफ्लावर शिविर से हैं, तो उसने उन्हें सुपरमार्केट तक ले आया। जुआन ने यह सुनकर मन में अजीब सी बेचैनी महसूस की। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और उसे नहीं पता था कि कुछ किलोमीटर दूर एक सुरंग में और भी अजीब घटना घट रही थी। वो भागा हुआ हमलावर शांति से कीड़ों के झुंड में घूम रहा था, मानो वो आदमी खुद कीड़ों का ही एक हिस्सा हो। 3 दिन बीत गए। जुआन और अन्य बचे हुए लोग अब मेफ्लावर शिविर में बस गए थे। कई युवा लड़ाई की टुकड़ियों में शामिल होने को तैयार थे ताकि कीड़ों के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सकें। ज्यादातर महिलाओं को मेडिकल टीमों में बांट दिया गया था, क्योंकि ऐसे अंतिम दिनों में घायल कभी कम नहीं होंगे। फवादी को एक सैनिक ने कमांड रूम में बुलाया। पता चला कि कमांडिंग ऑफिसर को लूकास से पता चला था कि वो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल चीजों में माहिर है और बेस में एक पुराना रेडियो था जिसे एक विशेषज्ञ की सख्त जरूरत थी। लेकिन फवादी ने शारीरिक तकलीफ का हवाला देकर मना कर दिया। मैदान में जुआन की मुलाकात 2 झगड़ रहे दोस्तों से हुई। तब पता चला कि कमांडिंग ऑफिसर ने फवादी को एक कार्य दिया था, शहर के केंद्र में जाकर संचार ट्रांसमीटर लगाना, ताकि और बचे हुए लोगों को मेफ्लावर शिविर में आश्रय लेने के लिए बुलाया जा सके। लेकिन फवादी जानता था कि शहर के केंद्र में कितना खतरा है। पूरी की पूरी सैन्य टुकड़ी भी भेजी जाए तो वे मौत के मुंह में जाएंगे। गंजा लूकास ने फवादी को बहुत स्वार्थी बताया। आखिर अगर ये योजना सफल हुई तो हजारों लोगों की जान बच सकती है। तभी वॉच टावर से सीटी बजी। कुछ सैन्य वाहन शिविर में दाखिल हुए। वे नए बचे हुए लोगों के एक समूह को लेकर आए थे। फवादी ने एक परिचित चेहरा देखा, वही पड़ोसी जिसने कारवां दिया था, लेकिन अब वो बहुत थका हुआ लग रहा था। रात होते ही कुछ बचे हुए लोगों ने चुपके से जुआन को जगाया। वे पहले जुआन के साथ घंटा घर से भागे थे, अब आधे साथी बन चुके थे। नेता क्यांग ने सीधे कहा, वे चाहते थे कि जुआन रेडियो लगाने के मिशन में शामिल हो। वो बचपन से अपने पिता के साथ ट्रेन चलाता था और सभी ट्रेन से सीधे शहर के केंद्र तक पहुंच सकते थे। पूरी रात गहराई से सोचने के बाद जुआन ने आखिरकार बेचैन फवादी को मनाया। दोनों ने रेडियो मिशन में शामिल होने का फैसला किया। अगली सुबह 20 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने अपने परिवारों को अलविदा कहा और नावों से नदी के रास्ते नीचे उतरे। रास्ते में कुछ परिवहन विमानों ने बादलों को चीरते हुए शहर के केंद्र की ओर उड़ान भरी। सभी ने देखकर हौसला बढ़ाया। इससे पता चलता था कि सेना प्रभावी जवाबी हमला कर रही है। इंसानों ने आशा नहीं छोड़ी है। रेलवे लाइन के साथ आगे बढ़ते हुए वे आखिरकार एक छोड़े गए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। एक दल बाहर सुरक्षा के लिए रुका। बाकी लोगों ने जल्दबाजी में ट्रेन को तैयार करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने इंजन के सामने मोटी स्टील की चादरें वेल्ड की और हमले वाली जगहों पर भारी मशीन गनें लगाईं। जब सब कुछ तैयार हो गया तो सभी ट्रेन में बैठकर स्टेशन से निकल पड़े। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दूर पानी की टंकी पर एक चोगा पहने हुई महिला सब कुछ चुपचाप देख रही थी। जैसे जैसे ट्रेन शहर के केंद्र के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि आगे की पटरी छोड़ी गई कारों से अवरुद्ध थी। खैर, वे पहले से ही तैयार थे। उन्होंने सुरक्षा रस्सियों को कसकर पकड़ लिया और आने वाली जबरदस्त टक्कर के लिए तैयार हो गए। ट्रेन गरजती हुई लगातार तेज होती गई। सभी ने एक साथ राष्ट्रगान गाया। लोहे का दानव बिजली की तरह सब कुछ रौंदता हुआ आगे बढ़ा। मुड़े हुए धातु के टुकड़े चारों ओर उड़ने लगे। ट्रेन ने इस तरह जबरदस्ती रास्ता बना लिया। धुएं के छटने पर सभी ने अपनी बाहें उठाकर जयकार लगाई। वे आखिरकार घेरा तोड़ने में सफल हो गए थे। जल्द ही ट्रेन शहर के केंद्रीय टावर से कुछ 100 मीटर पहले रुक गई। आगे कोई रास्ता नहीं था। स्वयं सेवकों को पैदल चलना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक परिवहन विमान का मलबा दिखाई दिया और उन्हें हैरानी हुई कि कीड़े तो उड़ नहीं सकते, तो विमान को किसने गिराया। लक्ष्य भवन पर पहुंचने के बाद अधिकारी ने टीम को 3 समूहों में बांटा। तकनीकी दल उपकरण लेकर छत पर सिग्नल ट्रांसमीटर लगाने गया। हुआन बेचैनी से चारों ओर देखता है। पूरा शहर डरावनी शांति में था। वे इतनी धूमधाम से शहर के केंद्र में घुस आए थे, लेकिन उन पर कीड़ों ने कोई हमला नहीं किया। क्या वे कोई बड़ी साजिश रच रहे थे?
जैसे उसके अंदाजे की पुष्टि करते हुए विमान के मलबे की जांच करने गए 4 लोगों की टीम ने विमान के केबिन में कुछ हाई एक्सप्लोसिव बम पाए और विमान का निशाना एक साधारण सा स्टेडियम था। जब सभी हैरान थे तभी सामने एक छोटा लड़का दिखाई दिया। टोहीदा सहज रूप से उसके पास गया। तभी उन्होंने देखा कि पटरी के दोनों ओर दर्जनों पूरी तरह सशस्त्र सैनिक खड़े थे और टावर की छत पर फव्वादी ने अब तक संचार उपकरण ठीक कर लिया था। संचारक ने गहरी सांस ली और बाहरी दुनिया को प्रसारण भेजना शुरू किया। मानवता पहले कभी न देखे गए संकट का सामना कर रही है। मैं सभी बचे हुए लोगों से आग्रह करता हूं कि वे मे फ्लावर शिविर में आएं और उन घृणित कीड़ों का सामूहिक रूप से सामना करें। मे फ्लावर शिविर में वहां रुके परिवार वालों ने रेडियो पर यह संदेश पकड़ा और तुरंत जोरदार खुशी जताई। लोग एक दूसरे से लिपट गए, मानो उन्हें आशा की किरण दिखाई दे गई हो। प्रसारण सेट करने के बाद तकनीकी दल ने ट्रांसमीटर को हर 5 मिनट पर अपने आप दोहराने के लिए सेट कर दिया। जब वे वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे तभी किसी ने देखा कि दूर हरे भरे खेल के मैदान स्टेडियम से एक अजीब नीली रोशनी आ रही थी। हुआन ने तुरंत टीम के अधिकारी को ढूंढा और जांच के लिए कुछ लोग भेजने का सुझाव दिया, लेकिन अधिकारी का चेहरा उदास हो गया। विमान के मलबे की जांच के लिए भेजी गई टीम अभी तक नहीं लौटी थी और उनके पास अतिरिक्त लोग भी नहीं थे। रात के सन्नाटे में हुआन और कुछ दोस्त एक छोटी मेज के चारों ओर बैठकर ताश खेल रहे थे। गंजा लूकस का व्यवहार बहुत असामान्य था। ये अनुभवी खिलाड़ी आज बुनियादी नियमों को भी भूल रहा था। जब सभी हैरान थे तभी लूकस अचानक उछला और अपने चाकू से साथी के पेट में घोंप दिया। जब वो भागने की कोशिश करता है तो हुआन उसका पीछा करता है और आखिरकार छत के किनारे उसे रोक लेता है। वो दूर नीली रोशनी वाले स्टेडियम की ओर देख रहा था और अचानक बोला कि उसका काम पूरा हो गया है। हुआन के कुछ समझ पाने से पहले ही उसने दोनों पैर जमीन से उठाए और ऊंची इमारत से कूद गया। बालकनी से देखने पर उन्हें दिखाई दिया कि अनगिनत आकृतियां उनकी ओर बढ़ रही हैं। वे तीनों घबराकर नीचे भागे तो संयोग से गश्त से लौट रहे एक मोटे आदमी से टकरा गए। जब वे पूछने लगे तो मोटे आदमी ने अचानक कुछ आवाजें निकाली और फिर बहुत सारी आकृतियां हुआन की ओर दौड़ पड़ी। हुआन और भी डर गया। मुश्किल से ट्रेन में घुसकर भागने में सफल रहा। पहले की 20 लोगों की टीम में अब सिर्फ 4-5 लोग ही बचे थे। कुछ लोग अचानक विद्रोही हो गए थे, कुछ लुटेरों द्वारा मारे गए थे। वे तुरंत शिविर लौटकर इसकी सूचना देना चाहते थे, लेकिन हुआन नीली रोशनी वाले स्टेडियम को देखना जाना चाहता था। शायद कीड़े कोई और साजिश रच रहे हो। हैरानी की बात यह थी कि क्यांग ने खुद ही पहल की और फव्वादी को ड्राइविंग के गुर सिखाए। स्टेडियम जाते हुए जुआन और क्यांग ने एक डरावना दृश्य देखा। सड़कों पर इंसानों के समूह घूम रहे थे। कुछ नींद में चलने की तरह चुपचाप चल रहे थे तो कुछ यंत्रवत गोलीबारी का अभ्यास कर रहे थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि भीड़ में बीच बीच में विशाल कीड़े घूम रहे थे। दोनों पक्षों के बीच मानो कोई समझौता हो गया हो। जब दोनों फुटबॉल मैदान के पास की एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर जुआन की सांस रुक गई। स्टेडियम के अंदर इंसानों और कीड़ों की मिली-जुली टुकड़ियां खड़ी थीं, जिनमें से कई लोग जुआन को जानते थे, यहां तक कि उसकी बेटी भी उनमें शामिल थी। ये लोग गुड़िया की तरह एक साथ मैदान के बीचों बीच की ओर मुंह किए हुए थे, मानो किसी सर्वोच्च देवता के आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी जुआन को अचानक याद आया कि उसने पहले भी ऐसा दृश्य देखा था। अब इंसानों का असली दुश्मन सामने आने वाला है। उसके बोलते ही नीली रोशनी से जोड़ों से भरा एक विशाल हाथ बाहर निकला। लयबद्ध नृत्य के साथ कुछ लोगों ने आदेश पाकर चुपचाप चले गए और बाकी लोग नीली रोशनी में मौजूद चीज को घूरते रहे। अब जुआन को सब कुछ समझ आ गया। वे कीड़े किसी उन्नत सभ्यता की अग्रिम टुकड़ी थे। उन्हें खुद लड़ने की जरूरत नहीं थी। वे बस कीड़ों को शहरों में छोड़ देते और दूर से बचे हुए लोगों को अपने मानसिक नियंत्रण में ले लेते और इस तरह आसानी से पृथ्वी पर कब्जा कर सकते थे। और वो मे फ्लावर शिविर दरअसल एलियन सभ्यता का एक जाल था। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को नियंत्रित कर लिया था और प्रतिरोध सेना के नाम पर बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया था। बाद में आने वाले सभी लोग एलियन प्रजाति की कठपुतलियां बन जाते। जुआन की बेटी और गंजे दोस्त लुकास पहले ही मानसिक रूप से नियंत्रित हो चुके थे और जुआन को खुद बार बार टूटी फूटी यादें क्यों आती थीं और ये दृश्य उसे परिचित क्यों लगता था। इसकी वजह ये थी कि वो द इटरनॉट था, जो समय के अशांत प्रवाह में यात्रा कर सकता था और लगातार अतीत में लौट सकता था। मूल कहानी में एलियन प्रजाति से लड़ते हुए जुआन पूरी तरह असफल रहा। सभी लोग कठपुतली बन गए और सिर्फ वो अकेला जीवित बचा। इसलिए जुआन एलियन आक्रमण की शुरुआत में ही वापस आ गया ताकि उनके उदय को रोक सके। दुर्भाग्य से समय में यात्रा करने की कीमत याददाश्त खोना था।
लगता है जुआन की ये बचाव योजना भी विफल होने वाली है। द इटरनॉट के पहले सीजन की कहानी यहीं समाप्त होती है। पसंद करने वाले दोस्त कृपया हमारे साथ बने रहें, अगली बार फिर मिलेंगे।